नमस्कार, मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ रोशन आपके लिए लेकर आया हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशंस और साथ साथ 12th सीबीएसई बोर्ड पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू। आपको मैं बता दूं कि इस साल सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन नंबर हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, बीएचयू, एएमयू एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये अपना एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगी जिसके थ्रू आपको वहाँ एडमिशन्स मिलेंगे, दाखिले मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कराने के हम कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आपके लिए सीरीज़ लाने जा रहे हैं, जिसमें हम हर सब्जेक्ट्स के चीज़ों पर बात करेंगे और बेसिक स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। जैसे 11th-12th के एनसीईआरटी जो कि बेसिक बुक्स मानी जाती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट के लिए भी, उसकी हम प्रिपरेशन कराएंगे आपको ऑनलाइन मोड से। और इसके थ्रू जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसके हम बनाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए ऐसे सीरीज़ और जल्दी से जल्दी लेकर आ सकें। तो हमने अपने चैप्टर को कल तक हमने 3 प्रेसिडेंट का देखा, और जैसे कि एच.डब्ल्यू. बुश से लेकर क्लिंटन से फिर उनके बेटे एच.डब्ल्यू. बुश के जॉर्ज डब्ल्यू. बुश तक देखा। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं इराक इन्वेजन के बारे में। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या कल्चर है, कैसी लाइफ है, कैसी सोसाइटीज़ हैं, इसके बारे में मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाकर उस माध्यम से इसका जिक्र करूंगा। लेकिन अभी ज़रूरी है कि हम अपने चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करें और अभी से अपने प्रिपरेशंस करते रहें ताकि हमें जब ये ऑफिशियली लॉन्च हो जाए, जब ऑफिशियली इसे बता दिया जाए तो हमें आसानी हो, हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े उस वक्त। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, जो कि स्टार्ट होता है द इराक इन्वेजन से। आपको बता दूं कि एच.डब्ल्यू. बुश से थोड़ी सी हमारे साइड इसकी शुरुआत तब हुई थी जब 2 इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट के बीच में हुई थी। एक एच.डब्ल्यू. बुश थे और एक तरफ सद्दाम हुसैन थे। अब ये इराक इन्वेजन क्या है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। इनके साथ इनकी बनती नहीं थी शुरू से, और इनके जब बेटे आए एच.डब्ल्यू. बुश के, डब्ल्यू. बुश, तो उन्होंने भी इनके साथ अच्छे संबंध, मधुर संबंध इनके साथ बन नहीं पाए। आपको बता दें कि एच.डब्ल्यू. बुश के ही शासनकाल के समय हमला किया गया था, यूएन लिबरेशन हुई थी, इराकी फोर्सेस की तबाही हुई थी। और जब इराकी इन्वेजन्स पे हम बात करेंगे तो हम एक एक पहलुओं पर, एक एक पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या नीतियां अपनाई गई यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा और क्या था इराकी इन्वेजन। तो इराकी इन्वेजन पे जब हम बात करते हैं तो इसका कोड नेम जो था वो था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, और इसे लॉन्च किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। और इस एग्रीमेंट का नाम था कोलिजन ऑफ विलिंग, यानी कि जो भी विलिंगनेस रखता है वो इस कोलिजन में आ सकता है। और इसमें लगभग 40 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। और पर्पस क्या था, और नारा यूएस ने दे दिया था क्योंकि यूएस बॉस था, और यूएस ने एक नारा दे दिया था कि, मैं इसे आगे बढ़ा देता हूं, नेम ऑफ द एग्रीमेंट था कोलिजन ऑफ द विलिंगनेस, और नंबर ऑफ कंट्रीज 40 थी, इसमें 40 कंट्रीज थी। और हम देखें कि द ऑस्टेंसिबल पर्पस ऑफ द इन्वेजन एज टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD, ये बहुत ही जरूरी था। उन्होंने कहा था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है ये बना रहा है कौन, इराक, अंडर द लीडरशिप ऑफ सद्दाम हुसैन। तो जब इस की बात हुई और यह पाया गया कि कोई भी एविडेंस नहीं मिला
जो कि ये इराक ये कह सके कि इराक जो था एविडेंस के पास एविडेंस था इनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का। और इसमें ये माना जाने लगा कि जो इन्वेजन था उसके जो प्रमुख कारण थे वो यूएस के खुद के स्वार्थ थे। वो वहां के पर एक पपेट रिजीम को स्टोर करना चाहता था क्योंकि इराक के ऑयल फील्ड्स पे कब्जा कर सके। इराक से जो ऑयल फील्ड्स हैं, जो ऑयल्स हैं, जो ईंधन हैं, जो संसाधन हैं, उनका वो प्रयोग कर सके और प्रयोग करके अपने हितों में उस चीज को रख सके। तो इसके लिए वो एक फ्रेंडली चाहता था रिजिम। और इस चीज की वजह से मैं आपको बता दूं कि यूएस को भी कोई खासा फायदा नहीं हुआ। उसे भी अपने 3000 मिलिट्री सोल्जर्स को गंवाना पड़ा इस युद्ध में। और सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटीज हुई, जो सबसे ज्यादा लॉस हुआ, वो इराक को भी हुआ। और इसमें 50,000 इराकी सिविलियंस भी जो निर्दोष थे वो भी मारे गए, उनका भी वीर गति को प्राप्त हो गए। इट इज नाउ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड दैट द यूएस इन्वेजन फॉर इराक इन सम क्रूशियल एस्पेक्ट बोथ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फेल्योर। और इसको माना जाता है कि मिलिट्री और पॉलिटिकल फेल्योर था। ये सबसे बड़ा यूएस का मिलिट्री और पॉलिटिकल फेल्योर था। और इसमें कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर, जस्ट एन इंडिविजुअल वांट्स टू गेन एंड रिटेन पावर ऑफ अ ग्रुप टू वांट टू गेन एंड रिटेन पावर। और यहां कहा जाता है कि पॉलिटिक्स जो भी है ये सब पावर की बातें हैं। और इंडिविजुअल जो पावर को पाना चाहता है, ग्रुप भी चाहता है, और ग्रुप भी उस चीज की परिकल्पना करता है। जब हम बात करते हैं, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, अभी हम एक ब्रीफ आउटलाइन देख रहे हैं। तो जब हम रूटीनली या इन चीजों की बात करते हैं कि आखिर यूएस जो एक समृद्ध देश था, जिसके पास हर तरह के चीज थे, संसाधन थे, उसके पास करने के लिए हर एक चीजें थी, हर एक, क्योंकि वो वर्ल्ड यूनिपोलर था। और यूनिपोलर वर्ल्ड में जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो सब एक ही हाथों में थी। क्योंकि हम जब पढ़ेंगे यूएसएसआर के पतन के बारे में, कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, उस समय हम देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो एजेंसीज थी, जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ने सींचा था, जिसमें सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन था, उसमें हम देखते हैं कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाएं जो थी वो एडवाइजर के, बड़े एडवाइजर के रूप में उभरी। और वो बड़े एडवाइजर्स मिलकर के देश, अलग अलग देश को, अलग अलग देश की को एक कैपिटलिस्ट ट्रांजिशन में बदलने का प्रयास किया। क्योंकि यूएस एक लीड कर रहा था, उसने अपनी आइडियोलॉजीज को अलग अलग तरीके से थोपने की कोशिश की, बट उसने कभी अपने हार्ड पावर का भी यूटिलाइज किया। जैसा हमने देखा कि यूगोस्लाविया हो गया, और अभी हम रिसेंट इराक की देख रहे हैं कि यूएस अपने हितों के लिए कैसे अपनी दादागिरी को दिखाने के लिए वो कैसे प्रयास करता है, कैसे कैसे हथकंडे अपनाता है, कैसी कैसी चीजों को वो अपनाता है, कैसी कैसी पॉलिसीज। तो यहां अमेरिका की भी हम एग्रेसिव पॉलिसीज को हम देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका ने अपने हितों के लिए इराक पे, अपने पर्सनल हितों के लिए इराक पे हमला किया, इराक के ऑयल फील्ड पर कब्जा करने के लिए किया। और आप जो है कैसे पावर हो सकते हैं, किस किस तरह की चीजों को यूएस जो था वो किन किन चीजों को
से की यूटिलाइज करके इस पावर को एकोमोडेट करता था। तो एक तो मिलिट्री डोमिनेशन हम देख लिए, दूसरा था इकोनॉमिक पावर, तीसरा था पॉलिटिकल क्लाउड और चौथा था कल्चरल सुपीरियरिटी। कुछ समय हम देखते हैं समटाइम्स द इंटरनेशनल सिस्टम dominated by sole superpower or hyper power is called a unipolar system। अब हम यहां पर यूनिपोलर सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम dominated by a sole superpower or a hyperpower is called a unipolar system। ऐसा अंतरराष्ट्रीय सिस्टम जहां पर एक आधिपत्यता की बात हो, जहां पर हाइपर पावर हो का रूल हो, जहां सोल सुपर पावर और हाइपर पावर इज कॉल्ड अ यूनिपोलर सिस्टम एंड दिस अपीयर टू बी अ मिसएप्लीकेशन ऑफ द आइडिया ऑफ पोल डिप्राइव्ड फ्रॉम फिजिक्स। और यहां पर जो पोल की बात आ रही है, जो वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, एंड इट मे बी मोर एप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब एन इंटरनेशनल सिस्टम विथ ओनली वन सेंटर ऑफ पावर बाय द टर्म हेजीमोनी। और यहीं पर हेजीमोनी का हम कॉन्सेप्ट प्रारूप देखते हैं। हेजीमोनी क्या है? जब एक सिंबल से भाषा में अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में, विश्व के एक सिस्टम में हम यह देखते हैं कि वर्ल्ड में जब सोवियत रूस का पतन हो जाता है, जब सोवियत रूस के टुकड़े हो जाते हैं और तब अमेरिका एक यूनिपोलर वर्ल्ड में एक यूनिपोलर सिस्टम बन जाता है और वहां पर उसके जो राष्ट्रपति एक हैं वो कहते हैं कि अब किसी और की नहीं चलेगी, अब हमारी बारी है, हमारी चलेगी और हम दिखाएंगे, हम बतलाएंगे कि विश्व को कैसे चलना है। इसे ही हम हेजीमोनी की बात कहते हैं। अब जब हेजीमोनी की बात करें तो हम देखते हैं हेजीमोनी एज अ हार्ड पावर। बट इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो हेजीमोनी का कॉन्सेप्ट है, ये पूरा जो प्रारूप है, ये जो पूरा हेजीमोनी का जो प्रारूप है, यहां पर हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड है, जो विश्व है, पूरा वर्ल्ड ये मोतियों की माला में पिरोने का काम अमेरिका ने करना प्रारंभ कर दिया था, जिसमें सबसे बड़ी मोती जो थी वो अमेरिका खुद था। और उस मोती को पिरोना, उस मोती में जो धागे लगे थे और उन सारी चीजों में सिर्फ यूएस और यूएस का ही बोलबाला था। तो इसे ही हमें हेजीमोनी बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जहां भी, जब भी अमेरिका को जरूरत होती थी, वो वहां पर अपनी कूटनीति से, वहां अपने मिलिट्री डोमिनेशन से, वहां अपने कल्चरल सुपीरियरिटी से, जब हम पढ़ेंगे यूएसएसआर के बारे में तो हम वहां देखेंगे कि यूएस में जो बनने वाली जींस थी, जो ब्लैक मार्केट से बिकती थी, उसे जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो हम समझते हैं कि जो ब्लैक मार्केट से जो सोवियत और रूस के लोग खरीदते थे, तो वो जींस खरीदते थे, और जींस खरीदने का मतलब होता था कि वो लिबर्टी को, इक्वालिटी को और नए आइडियाज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अमेरिका की पॉलिसी यही थी। उसने सॉफ्ट पावर होके, जो कि हम इसमें भी पढ़ेंगे, कैसे अपने आप का, अपना वर्चस्व, अपना इन्फ्लुएंस लोगों पर डाला, विश्व के अलग अलग जगहों पर डाला, इसको हम देखने का इस सेशन में प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल हम हेजीमोनी एज अ हार्ड पावर की बात करें। द रूट ऑफ द वर्ड हेजीमोनी लाइज इन द क्लासिकल ग्रीक। The word implies that the leadership of the predominance of one state and was
originally used to denote the preponderant position of Athens with the other city states of ancient Greece. ये एकदम उसी तरह है जैसे एथेंस जो था अलग अलग सिटी स्टेट्स की तरह जो था ग्रीस का, उसकी तरह डोमिनेशन करता था। उसी तरह अब अमेरिका जो है वो डोमिनेट करता है। Thus, the first meaning of hegemony related to the relation patterns and balance of military capabilities between the state. इसीलिए पहला इसका अर्थ होता है hegemony relates to the relations, patterns and balances of military capabilities between the states, crippling the adversary while its own forces are sheltered to the maximum extent possible from the danger of the war. Imperial power, though history has used military forces to accomplish or for task. और इंपीरियल पावर्स जो थी उन्होंने मिलिट्री यूजेस का एक 4 पॉलिसीज अपनाई। और इंपीरियल पावर्स का इसका मतलब हार्ड पावर में अमेरिका की बात कर रहा हूं। आप देखेंगे कि एक 4 टास्क था, या तो टू कॉन्कर, टू डिटर, पनिश एंड पॉलिसी। या तो कॉन्कर कर लेंगे, या तो अदर पॉलिसीज अपनाएंगे, दंडित करेंगे और अलग नीतियां अपनाएंगे। यहां हम देखते हैं कि एज द इराक इन्वेजन शोज द अमेरिकन कैपेबिलिटी टू कॉन्कर इज फॉर्मिडेबल। हम यहां देखते हैं कि इराक का जो इन्वेजन है, कैसे इराक जो है, इराक पर अमेरिका ने इन्वेजन किया, अमेरिका ने वॉर करी और उसने यह बतलाया कि देखो हमारी ताकत क्या है। उसी तरह किस तरह अमेरिका अलग अलग पॉलिसीज को अपना करके किस तरीके से उनका उपयोग करेगा, यह बात बतलाई जाती है। जहां यूएस की मिलिट्री कैपेबिलिटी हैज थस far been shown to have a serious weakness in policing and occupied territory. कोई भी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज पे कैसे आखिर हमला करना है, कैसे चीजें करनी है, डिफेंस की चीजें हैं जो मैं आपको शो कर रहा हूं। अब हेजिमोनी एज अ स्ट्रक्चरल पावर, the basic idea is that an open world economy requires a hegemon or a dominant power to support its creation existence. यहां पे कहा जाता है कि एक ओपन वर्ल्ड में, जहां ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी होगी, वहां आवश्यकता है एक हेजिमोन की, डोमिनेंट पावर की और इसकी हर एक चीजों की। तो आप देख रहे हैं कि अभी हम स्ट्रक्चरल पावर पे डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर हम आपको अलग सेक्शन में बताएंगे कि स्ट्रक्चरल पावर आखिर है क्या, स्ट्रक्चरल पावर के यूजेस क्या क्या है, और स्ट्रक्चरल पावर में हम लोग कैसे, किस प्रकार से हम लोग आकर के एक नई व्यवस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े, हम आप लोगों को आप लोग की तैयारी में एक नई गति प्रदान करने की कोशिश करेंगे और आपको यह समझाएंगे कि किस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हमारा जो है वो है टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी। और इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूं और आशा है आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और हमारी कुछ टीम है वो आने वाली है और हम जो है आपके लिए नई नई चीज लेके यहां पर उपस्थित होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।